गोडिकोव इफेक्ट, साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है गोडिकोव इफेक्ट। कोई पूछे व्हाट इज गोडिकोव इफेक्ट, कि कलर जो है रेड एलगी का चेंज होता है डेप्थ के साथ साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब बात करेंगे रोडोफाइसी या रेड एलगी की। क्लोरोफाइसी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रोडोफाइसी में अगर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करें, जैसे पोलिसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इनको एंशिएंट एल्गी भी कहा जाता है बच्चों। तो बेसिक चीजों से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए एक एक कैरेक्टर को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मराइन फॉर्म, मतलब हम बात कर रहे हैं हैबिटेट की। तो मराइन फॉर्म्स हैं, डीप वाटर में मिलती हैं, लेकिन 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 एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन है इसका बेट्रा स्पर्मम। बेट्रा स्पर्मम इज एन एक्सेप्शन, जो कि कहां मिलेगा? फ्रेश वाटर में। ये रिवर्स में नॉर्मली पाया जाता है। कलर ऑफ रेड एल्गी चेंजेस विद डेप्थ, और उसको कहा जाता है बच्चों, कलर जो है ना, कलर ऑफ रोडोफाइसी या रेड एल्गी चेंजेस विद डेप्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है गोडिकोव इफेक्ट। साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है गोडिकोव इफेक्ट। कोई पूछे व्हाट इज गोडिकोव इफेक्ट, कि कलर जो है रेड एल्गी का चेंज होता है डेप्थ के साथ साथ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गोडिकोव इफेक्ट। याद रहेगा आपको। जब सरफेस पे ये रहते हैं तो ये होंगे, सी सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि फ्रेश वाटर तो एक ही है एग्जांपल, तो ये ब्लू कलर के होंगे। जब बॉटम पे जाएंगे ये, तो ये हो जाते हैं रेड कलर के। सरफेस पे यहाँ पे अमाउंट जो होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, वो ज्यादा होगा। यहाँ पे फाइकोसाइनिन पिगमेंट होगा, जबकि बॉटम में जैसे जैसे हम जाएंगे, जो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, इसलिए वो बॉटम में तो हो जाएंगे रेड कलर के, लेकिन सरफेस पे कैसे रहेंगे? ब्लू कलर के होते हैं। अब जो पेनिट्रेशन पावर है कि जो लाइट कितना ज्यादा एंटर करेगी, तो पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम होती है बच्चों रेड कलर की, सॉरी पेनिट्रेशन होगी वायलेट कलर की सबसे ज्यादा। पेनिट्रेशन पावर इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर। क्योंकि जो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है वो सिर्फ वायलेट लाइट को एब्सॉर्ब करता है, इसलिए डीपेस्ट एल्गी में क्या मिलता है? फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट मिलता है। ये गोडिकोव इफेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, रेड एल्गी रेड कलर के होंगे, लेकिन ब्लू कलर भी उनको देखने में मिलता है। वही एक्सेप्शन आपको याद रख लेना है जो हमने फ्रेश वाटर के लिए सॉरी फ्रेश वाटर के लिए याद किया था, बेट्रा कोस्पर्मम। ये फ्रेश वाटर फॉर्म भी है और ये ब्लू कलर का भी है, जो कि रेड एल्गी है। ठीक है, तो कलर के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया। अब बाकी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है पिगमेंट। यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं या क्लोरोफिल जो होता है, वो ए और डी की फॉर्म में होता है, और जो रेड कलर है इट इज ड्यू टू फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट। सरफेस वाले पे फाइकोसाइनिन पिगमेंट भी मिलता है, लेकिन डीपेस्ट फॉर्म में फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट मिलता है। वायलेट कलर की पेनिट्रेशन ज्यादा होती है और फाइकोएरिथ्रिन सिर्फ वायलेट कलर को ही एब्जॉर्ब करता है। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं। यहां पे मोटाइल फॉर्म्स एब्सेंट होती है, मोटाइल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होंगी, मतलब सिलिया या फ्लैजिला जैसी कोई स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है लाइफ साइकिल में, ना तो रेड एल्गी के ना ब्लू ग्रीन एल्गी के। तो नो मोटाइल स्टेज इज प्रेजेंट। एंशिएंट एल्गी कहते हैं, और एंशिएंट एल्गी कहने के पीछे इसका एक बेसिक सा रीजन है। इसका जो एग्जांपल आप देखेंगे पोलिसिफोनिया, थोड़ा इसके बारे में आगे भी बताऊंगा, इसलिए इसको एंशिएंट एल्गी कहा जाता है। थैलस की बात करें, डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट टाइप का थैलस ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, एक्टोकार्पस में फिलामेंटस होता है, उसके बाद क्रस्टोस टाइप का रल्फेशिया में होता है, पेरेन्काइमेटस डिक्टियोटा में होता है,
और मोर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट होता है लेमिनेरिया और फ्यूकस में। क्या मतलब हुआ इसका? फिलामेंटस का मतलब ये होता है बच्चों कि इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर हो, राइट। शीट लाइक हो सकता है, जैसे कि पोरफायरा में होता है, एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, ये पोरफायरा में होता है। रिबन लाइक हो सकता है कॉन्ट्रास्ट में। तो ये इसकी अलग अलग एग्जांपल्स हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशंस हैं रेड एल्गी की। ग्रेसिलेरिया या कुछ पोलिसिफोनिया, पोलिसिफोनिया तो आपको बिल्कुल ही एक बुश लाइक अपीयरेंस देता है। इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पोलिसिफोनिया। बताऊंगा इनके बारे में, एक एक एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। आगे चलते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बाद रिजर्व फूड की बात कर लेते हैं, जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो हैबिटेट, पिगमेंट्स, रिजर्व फूड और एंशिएंट एल्गी क्यों कहा जाता है? यहां तक कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में कोई भी है तो प्लीज एक बार बताइए मुझे, उसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। जो स्टार्च है वो काफी हद तक ग्लाइकोजन जैसा ही होता है। अब यहाँ पे जो सेल वॉल है ना बच्चों, वो डबल सेल वॉल होती है। उसमें सेलुलोज भी होगा, उसमें पैक्टिन या पैक्टिक सब्सटेंसेस भी होंगे, और उसमें फाइकोकोलाइड्स भी प्रेजेंट होंगे। दे ऑल्सो कंटेन फाइकोकोलाइड्स। अब ये फाइकोकोलाइड्स क्या करते हैं? ये सल्फर कंटेनिंग होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करूं फाइकोकोलाइड्स में, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके जब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पड़ेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अगार, फिनोरी, कैराजेनिन, ये सारे सल्फर कंटेनिंग फाइकोकोलाइड्स हैं। नाउ जो आउटर लेयर में एगारोज प्रेजेंट है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, और इंटरनल वॉल्स में ये सेलुलोज प्रेजेंट है। तो जो एगर मिलता है वो सेल वॉल से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का मिलता है पूरे ग्रुप में ही, चाहे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि नॉन मोटाइल फॉर्म्स हैं तो नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। तो ऑल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमनली फाउंड। यहाँ पे जो स्पोर्स होंगे वो टेट्रास्पोर्स हो सकते हैं, मोनोस्पोर्स हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। oogamous, जब फीमेल गैमीट बड़ा होता है तो उसको oogamous कहते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स होती है, ये नीट 2017 में क्वेश्चन आया था बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलती है, ठीक है, याद रहेगा आपको। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट से क्या मतलब है यहां पर? देखिए, चलिए एक ही बात डिस्कस करते हैं। तो ये तो सिंपल हो गया कि चलो जी फ्रेगमेंटेशन हो गया, बात खत्म हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स, अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं, इनको टेट्रास्पोर्स भी कहते हैं। पोलिस्पोर्स स्पोरेंजियम में मिलेंगे, इसमें भी कोई स्पेशल चीज नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये पोलिसिपोनिया में नॉर्मली देखने को मिलता है। जब इसकी डेवलपमेंट होगी तो म्यूसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, लेकिन जब डेवलपमेंट होगी पैरास्पोर की, देखिए फर्क समझिए बच्चों, दो तरह के स्पोर्स है हमारे पास। एक है हमारे पास पैरास्पोर और दूसरे हैं ट्रेट्रास्पोर। पैरास्पोर में नो मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, लेकिन टेट्रास्पोर में डेवलपमेंट के टाइम पे रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस टेक्स प्लेस। पैरास्पोर्स पैरास्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होंगे एक लार्ज नंबर में, बहुत ज्यादा नंबर होता है पैरास्पोर्स का, ठीक है। और टेट्रास्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होंगे, लेकिन यहाँ पे मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू होगा, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों दोनों टाइप्स में, दोनों फॉर्म्स में। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मैं आपको बात बता रहा था, ये oogamous टाइप का होता है, स्पेशल टाइप हो गया। जो मेल स्ट्रक्चर है, मेल पार्ट है, उसको स्पर्मेटियम कहेंगे, स्पर्मेटिया या मेल गैमिट। ये भी नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमिट भी नॉन मोटाइल है। फीमेल स्ट्रक्चर पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को प्रोकार्प कहते हैं, जो कि फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इट इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, फीमेल गैमिट।
कार्पोगोनियम, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। अब इसमें एक रिसेप्टिव ऑर्गन होता है कार्पोगोनियम के अंदर, जिसको ट्राइकोगाइन कहेंगे। ट्राइकोगाइन ये स्पेशल रिसेप्टिव ऑर्गन है। तो जो वाटर करंट के साथ, पर मैं यहाँ पे अलग से स्लाइड में बनाता हूँ, देखिए आप लोगों के लिए। हमारे पास एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम कार्पोगोनियम कह रहे हैं, फीमेल गैमेट, और इसके अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज ट्राइकोगाइन, जो रिसेप्टिव ऑर्गन है, जो वाटर करंट के साथ मेल गैमेट्स कैरी कर रहे हैं। ये इस ट्राइकोगाइन के टिप के पास पहुंचेंगे, ये मेल गैमेट्स, और फर्टिलाइजेशन अकर्स, और इट स्टार्ट्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इट रिमेन अटैच टू द प्लांट, और वहीं पे ये नया स्ट्रक्चर बना देगा, और उस नए स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? कार्पोस्पोरोफाइट। तो कार्पोस्पोरोफाइट की जो फॉर्मेशन होती है उसी प्लांट पे होगी, अटैच फॉर्म में ही होगी। तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, लाइफ साइकिल पॉलीसिफोनिया में डिप्लो बायोन्टिक होगी। स्पेशल केस है, याद रखना पड़ेगा आपको, पॉलीसिफोनिया में डिप्लो बायोन्टिक। और जो हमारा एक एक्सेप्शन था फ्रेश वाटर फॉर्म का, जो रिवर में मिलता है, बैट्राकोस्पर्मम, इसको तो आप बाय हार्ट कर लो, इसमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, याद रह जाएगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड, हैप्लोइड और डिप्लोइड फॉर्म्स मिलती हैं इसमें। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार बताइए मुझे। तो लाइफ साइकिल में हैप्लोन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक या डिप्लोबायोन्टिक अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती है। तो कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन हैप्लोन्टिक या डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जब देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे एक थर्ड फेज भी मिलती है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं? हैप्लोइड फेज होता है और दूसरा डिप्लोइड फेज होता है। दो फेजेस लाइफ साइकिल में नॉर्मली देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में एक और स्टेज देखने को मिलती है, विच इज नोन एज कार्पोस्पोरोफाइट। तो थ्री फेजिक लाइफ साइकिल, गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक एंड कैप्रोफाइटिक। तो एफिशिएंसी जो है फर्टिलाइजेशन की यहाँ पर कम हो जाती है बच्चों। तीन फेजिक लाइफ साइकिल में नॉर्मली इसके देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये टेट्रास्पोर है, पूरे के पूरे टेट्रास्पोर एक टेट्रास्पोरेंजियम में प्रेजेंट है। ये बहुत सारे स्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या हो गया? टेट्रास्पोरेंजियम हो गया, और ये टेट्रास्पोर्स प्रेजेंट है। ये रिडक्शनल डिवीजन हुआ, टेट्रास्पोर में रिडक्शनल डिवीजन होता है, पैरास्पोर में रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, मियोसिस नहीं होता। एक टेट्रास्पोर यहाँ पे रिलीज हो गया। क्लियर? दूसरी तरफ जो फीमेल गैमेट है, वहां से क्या प्रोड्यूस होगा? फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेटोफाइट जो स्पर्मेटेंजिया है, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन आपको दिख रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट जो कि फ्लास्क शेप है, वहां पे ट्राइकोगाइन प्रेजेंट है। तो ये स्पर्मेटियम इस रिसेप्टिव कोन के थ्रू होता हुआ यहाँ पे पहुंच जाता है, और इन दोनों के बीच में ये स्टेज बन रही है। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये एक स्टेज दिखाई दे रही है, कार्पोस्पोरोफाइट, इसलिए ये ट्राइफेजिक है। सिस्टोकार्प बना, सिस्टोकार्प में बहुत सारे कार्पोस्पोर्स प्रेजेंट हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये जो मेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन इनिशिएट कर देता है, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं, जो कि नीट में आया क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया आपको। लेकिन यहाँ पे ये कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज भी बन जाती है, जिसकी वजह से लाइफ साइकिल हो जाती है ट्राइफेजिक। क्लियर? याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताइए एक बार फटाफट। तो ये लाइफ साइकिल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला जो है ये आपके लिए डिप्लॉइड सेल है, बाकी ये जो सेल्स है ये हैप्लॉइड सेल्स है। तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अब आपको दिखा रहा हूं मैं, कि जो कार्पोस्पोरोफाइट बना वो सेक्सुअल फेज को रिप्रेजेंट करता है। कार्पोस्पोर जो बनेगा वो सेक्सुअल फेज को रिप्रेजेंट ना करके एसेक्सुअल फेज में इंक्लूड होगा, लेकिन जो कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा वो सेक्सुअल फेज है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो सेक्सुअल फेज, लेकिन जो कार्पोस्पोर है वो
एसेक्सुअल फेज है, ये टेट्रास्पोर्स है। गेमेटोफाइट, एक तरफ कार्पोगोनियम, एक तरफ ट्राइकोगाइन जो फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेगा, स्पर्मेटेजियम जो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेगा, कार्पोस्पोरेंजियम बन गया और उसके बाद यहां से कार्पोस्पोर्स बन गया। तो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल विच इज फाउंड इन रेड एल्गी और रोडोफाइसी। चलिए यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ रेड एल्गी, तो एज हमारी टेंडेंसी होती है हम फायदे की बात पहले करते हैं। जिलेडियम, अगार बनता है इससे। जिलेडियम की जो स्पीशीज है एमएनसी, उससे अगार ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरह ग्रेसिलेरिया से भी अगार ऑब्टेन किया जाता है। तो जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया दोनों को अगार ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये अगार क्या होता है? जो आइसक्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, वो बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडिया या कल्चर मीडियम हम बनाते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। तो गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद मेडिसिन में इसको यूज करते हैं। कोरेलिना, इन्फेक्शंस, वोम की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। पोलिसिफोनिया जो है एंटीबैक्टीरियल है। अगार लैक्सेटिव है। कैराजिनन ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। जो अगार देखिए कितना सुटेबल है एशियाटिक कंडीशंस के लिए, ठीक है ना। उसके बाद पोरफायरा एडिबल एल्गी है। पोरफायरा इज एडिबल एल्गी। एक और एग्जांपल होता है हायरवेला, ये कलरलेस पैरासिटिक एल्गी है। कलरलेस पैरासिटिक फॉर्म है, तो एज पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। तो पोरफायरा मैंने अभी आपको बता दिया एडिबल एल्गी है। कोंड्रस, यस, कोंड्रस की भी स्पीशीज होती है। कोंड्रस को आयरिश मोस कहा जाता है। कोंड्रस की जो स्पीशीज है क्रिस्पस, कोंड्रस क्रिस्पस, इसको आयरिश मोस जिसको कहते हैं, इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ कैराजिनन। तो कैराजिनन जो कोलोइड है वो कोंड्रस क्रिस्पस से ऑब्टेन किया जाता है और ये जिलेटिंग एजेंट होता है। इट इज एक्सीलेंट जिलेटिंग एजेंट। तो जो फूड आइटम्स हैं उसको विस्कस बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जो हमारी दवाइयों के जो कैप्सूल्स होते हैं ना, वो कैराजिनन के बने होते हैं, इसलिए इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। रोडोमेला, रोडोमेला से मिलते हैं ब्रोमीन। रोडोमेला से मिलता है ब्रोमीन। फिनोरी एक एग्जाम्पल। पोरफायरा मैंने बता दिया, कमर्शियली इसको यूज किया जाता है। रोडोमानिया फोडर की तरह यूज किया जाता है, शिप फीड। उसके अलावा फिनोरी एक एग्जांपल है। फिनोरी को यूज करते हैं हम एडेसिव की तरह, तो उसका टेक्सटाइल या इंडस्ट्री में यूजेस हो जाते हैं। तो इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ एल्गी को यूज किया जाता है? एगार हो गया, कैराजिनन हो गया, पोरफायरा हो गया, फिनोरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फिनोरी हो जाएगा इसमें, है ना। तो एगार के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, कोंड्रस। तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेड एल्गी। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज का फायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। तो रेड एल्गी कैसे हार्मफुल टू अस, कैसे हार्मफुल होते हैं? ये ऐसे हार्मफुल होते हैं। रेड टाइड, क्योंकि जब एक्सेसिवली ये ग्रो कर जाते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो डिजोल्व ऑक्सीजन को कम कर देता है और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म जो होती है उसके लिए थ्रेटनिंग हो जाती है वो कंडीशन, ठीक है ना। तो रेड टाइड इज कॉज बाय, वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो बाकी जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं उनमें सफोकेशन की वजह से डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कौन सा डायनोफ्लैजिलेट रेड टाइड कॉज करता है? गनोलेक्स, इट कॉजेज रेड टाइड। तो ये सारी बातें हो गई बच्चों रेड एल्गी की। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो एज यूजुअल मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क। और आस्क कहां करना है, कहां पे आप पूछेंगे? बताइए कहां पे पूछते हैं आप अपने डाउट? हमेशा आप बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। अब कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं वो क्या करें? वो बेटा एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए,
पुराने और नए दोनों बच्चों को करना क्या है, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, एज सिंपल एज दैट। तो ये मैं ऑलरेडी आपको एडवांस में थैंक्स कर रहा हूं फॉर योर लाइक, फॉर योर कमेंट्स, फॉर शेयरिंग। ठीक है, अब बच गया कौन सा हमारा, हमने ग्रीन एल्गी स्टडी कर लिया, हमने रेड एल्गी स्टडी कर लिया, अब क्या बच गया हमारा, ब्राउन एल्गी। तो अब बात करेंगे ब्राउन एल्गी की, जिसको हम फियोफाइसी भी कहते हैं।